तो पहले नितिन भाई, बाद में शब्बीर भाई, आप दोनों एक बार स्वागत करके फिर नितिन भाई चालू करेंगे मीटिंग। नितिन भाई का होने के बाद शब्बीर भाई, आप उसको मीटिंग को ये करना है। तो नितिन भाई। येस, बोला. मला मराठीत तुमचं बोलायचं. स्वागत. आता काय व्हायला लागले याच्यात, मराठी आपण बोलतोय तर खाली तिथनं स्ट्रिप या लागली आहे, प्लीज हिंदी स्पीक म्हणून मी पहिला मराठीत बोलत होतो, नंतर हिंदीत स्टार्ट केलं. तर स्वागत मराठीमध्ये करा. आपण महाराष्ट्रीय भरत आहोत, भाई. आपल्याला अभिमान आहे महाराष्ट्रावरचा. भरत भाई, आज सुबह हमारे सेशन में भी, सेमिनार में जब 950 लोग थे और हमने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है इस सेमिनार में ज्वाइन करने के लिए, और मेरे ख्याल से 100 से 150 से ज्यादा लोग इस सेमिनार में ज्वाइन हुए हैं, जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग इंडिया के अलग अलग. तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हिंदी में एड्रेस कर पाए, जिससे इंडिया के सब लोगों को दिक्कत ना हो समझने में. मेरी ये रिक्वेस्ट है नितिन जी से. हाँ, मुझे भरत भाई ने बोला था आपने मराठी में बोलना है करके, और मराठी आपकी अच्छी है करके, तो मैंने मेरी जो तैयारी करी थी मराठी करी थी, लेकिन नो प्रॉब्लम, हिंदी और मराठी तो है. लेकिन मेरी अदर लैंग्वेज में सबसे बढ़िया मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन मेरी मराठी सबसे बढ़िया है. माझंही तसंच आहे. राज ठाकरे ने हमारे बताया था कि अगर मराठी आएंगे तो महाराष्ट्र में रहना, नहीं तो यहाँ से निकल जाना. तो फिर राजस्थान कोल्हापुर के महालक्ष्मी को नमन करते हुए, और अभी मेरे बारे में भरत भाई ने बताया कि अमुक भरत भाई की आदत है थोड़ा सा एग्जैगरेट बोलने की, और परिचय की जरूरत नहीं है. अगर अभी भी परिचय देना पड़े तो समझ लो तरक्की अभी बहुत दूर है, अगर परिचय देना पड़े तो. और भरत भाई के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा, आप लोग सब जानते ही है, करीब हम 20-22 साल से हम लोग अच्छे मित्र हैं, और बड़े भाई हमारे, लेकिन फिर भी वो बहुत बराबरी का दर्जा देते हैं. और मैंने देखा कि उनकी जो तलमल है, जो उनकी काम करने की है, तो एक इंग्लिश में से है कि शिप्स आर सेफ इन पोस्ट बट दे आर नॉट बिल्ट फॉर दैट. जहाज या समुद्र किनारे बहुत सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उसके लिए बना नहीं है. ऐसे हमारे भरत भाई है. शायद शब्बीर भाई को पता है कि नहीं है, भरत भाई नाना जी भी है और भरत भाई दादाजी भी है. हाँ, वेरी ट्रू. हम बहुत करीब है भरत भाई के, लास्ट 10 साल से बहुत करीब है भरत भाई के दिल के. हाँ, मैं इनके बच्चों के मैरिज में भी आया हूँ. शुरुआत में थोड़ा सा 1-2 मराठी फ्रेजेस मैंने कुछ याद करके रखी थी. मैं उसका हिंदी भी समझा दूंगा. आपल्या मराठीत एक म्हण आहे की दृष्टीचं ऑपरेशन करता येते, पण दृष्टिकोनचं करता येत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल. शब्बीर भाई, इसका मतलब ऐसा है कि नजर का ऑपरेशन तो किया जा सकता है, पर नजरिया का ऑपरेशन नहीं हो सकता. नजरिया तो हमको अपना ही बदलना पड़ेगा. और चाहे हम स्कूल में पढ़े, हमको सब कौन सिखाए हुए, काटकोण, चौकोन, त्रिकोण, ये वो सब, लेकिन दृष्टिकोण जो है वो हमको इंडस्ट्री से सीखना है. और एक राम शरण की अच्छी बुक है, आपने याद दिलाया तो, एग्जीक्यूशन. उसमें उन्होंने बताया है कि 80% एजुकेशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस आउट ऑफ द क्लासरूम. और मैं 12th फेल आदमी हूँ, सेकंड अटेम्प्ट पास हूँ. थ्रू आउट करियर मुझे कभी 42% से ऊपर मार्क नहीं मिले, और मुझे 14 साल की उम्र में बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी जो है मिसा के अंदर, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको जेल में जाना पड़ा आरएसएस के लोग होने की वजह से. तो मुझे बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा उम्र के 14 साल के अंदर ही, और मैं तब से बिजनेस के अंदर हूँ. तो जो कुछ सीखा है वो आप लोगों के साथ उठते बैठते ऐसे सीखा है. और एक चीज देखा मैंने भरत भाई, शब्बीर भाई, कि जब मैं दिन भर इंटरेक्शन करता हूँ, मेरा मेन काम ही दिन भर फोन पे रहना या फिर सेमिनार सुनना, करना तो कम है. अभी अब सेमिनार हम सक्सेसफुल कर ही रहे, आपको पता है, माइंड स्पीक करके, उसमें भी 900-950 लोग लगभग रोज आते हैं. और बहुत निराशा लोगों में मैंने देखी, जैसा अभी भरत भाई ने भी बताया कि बहुत निराशा है, बहुत बिजनेस प्रॉब्लम में है. लेकिन हर निराशा, हर तरीके की जो विपत्ता आती है, वो आपको कुछ ना कुछ एनकरेज करती है, आपको उसमें से ढूंढ के निकालना है. एक इंग्लिश में से है कि नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिसरप्ट यू, सम ऑफ देम आर कमिंग टू क्लियर युअर पाथ ऑल्सो. इसका मतलब ये आहे की सगळे जे तुफान येतात आपल्या मराठीत, ते काही आपला रास्ता अडवण्यासाठी किंवा आपल्याला संपवण्यासाठी येत नाही, काय आपल्या रस्त्यावरचे कचरा साफ करण्यासाठी पण येतात. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको हमने अपॉर्चुनिटी करके लेना चाहिए. और इस समय अपॉर्चुनिटी क्या कर सकते हैं, हम घर बैठ के क्या कर सकते हैं. मित्रों, पहले 2-3 दिन तो मुझे भी समझ में नहीं आया. मैं सुबह जो सवेरे 6 बजे जिम जाता था, बाहर जाके आना, घूमना, सब था, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया.
तो 2 दिन तक तो शाम तक नहाया भी नाही, अंघोळ सुद्धा केली नाही, कारण काही सुचतच नव्हतं, कारण आयुष्यात कधी आराम केला नव्हता. पण सध्या तुम्ही सगळे लोक रामायण बघत असाल, आप सब लोग रामायण देख रहे होंगे, महाभारत देख रहे होंगे. एक चीज उसमें से समझ में आई मेरे रामायण और महाभारत देखते समय, कि मैं जब कपड़े देखता हूँ, सब उनका देखता हूँ, रहन सहन सब बहुत सारी चीजें सिमिलर है. वो भी घर बनाते हैं, आपको वो कच्चा घर बना रहे थे, अपने भी पक्के घर बनते हैं, वो भी कपड़े पहने, अपने भी कपड़े पहने, लेकिन किसी भी पात्र के अंग पे पूरा कपड़ा नहीं है, पूरे कपड़े नहीं है, वो सब अधूरे कपड़े पहने हुए हमारे को देखते हुए. लेकिन कोई भी ऐसा पात्र नहीं रामायण और महाभारत का, चाहे वो राम हो या रावण हो, चाहे सीता जी हो या कोई भी हो, उनके भरपूर गहने अंग के ऊपर है. और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि कितना गहना पहन के हमारे देव देवता रहते थे, चाहे उनका कोई वानर सेना हो या वो रावण हो या सब, पूरे गहने पहने हुए. और शब्बीर भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कई बार मुझे हमारे दिल्ली में जब कोई हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो काफी लीडर लोग बोलते हैं आप कैसा दावा कर सकते हैं कि 5000 साल पुराना बिजनेस है. मैंने बोला मैं दावा तो नहीं कर सकता, मुझे ये भी पता नहीं कि रामायण और महाभारत ये किस युग में हुई है. लोग पिछले 50 साल से 5000 साल ही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ चीज सीखी है. मैंने पहले एक बार शेयर किया था एक टीवी इंटरव्यू में, कि हमारे अभी रामायण सब लोग देख रहे होंगे रोज सवेरे 9 बजे और रात में 9 बजे. उसके अंदर एक हमारी जो ज्वेलरी है उसका रोल कितना बड़ा है, मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने आया, आपको डराने नहीं आया. उसका रोल इतना बड़ा है कि जब आज के 5000 साल पहले, जब आज हम बात करते हैं, जिस हम कनेक्ट हुए, जीपीएस है, उसके बाद में इंटरनेट है, आधार कार्ड की बात चलती है, पैन कार्ड की बात चलती है, परिचय पत्र होता है, चाहे आप एयरपोर्ट जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, कहीं भी जाओ. तो जब हनुमान जी सीता जी को देखने के लिए, खोज के लिए गए लंका में, तो उनको एक प्रश्न आया कि मेरे शरीर के स्वरूप को, इस वानर के अवतार को सीता जी पहचानेंगी, वहां तो कितने अलग अलग रूप धारण करने वाले राक्षस है. तो पहचान के लिए उन्होंने प्रभु राम से कहा कि मैं कैसे पहचानेंगे मुझे. तो प्रभु राम ने अपनी एक मुद्रिका उनको दी, एक अंगूठी अपनी दिया उनको पहचान के लिए. और वो मुद्रिका लेके, वो उसका अपने रामायण में भी है और अपने सुंदरकांड में भी, कि मेली मुद्रिका मुखमाई जलदल आज गए अचरच नाही. तो वो अंगूठी ले जाके उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राम के पास से आया हूँ. तो आप देखिए कि 5000 साल पहले भी आधार कार्ड की तरह हमारे अंगूठी का उपयोग हुआ था. दूसरा, जब सीता जी जब रावण उठा के ले जाने लगा, किसको कैसे पता लगेगा कि सीता जी किस दिशा में गई. तो सीता जी अपने गहने पूरे रास्ते में बिखेरते चले गई. पूर्ण रस्त्यावर त्यांनी आपले दागिने रस्त्यात मध्ये टाकत गेले. तुम्ही जर सीन पाहिला असेल तर इसका मतलब क्या हुआ कि सीता जी ने अपने गहनों का उपयोग जीपीएस की तरह किया कि मैं किस ओर जा रही हूँ, और राम को पता लगा कि इस दिशा में जा रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ दिशा दी जाए, गई किधर है. तो जिधर गहने दिखते चले गए उधर उनको पता लगा कि इस दिशा में गए, फिर उनको आगे का क्लू मिलता चला गया. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, इसको कोई कहीं भी कोई कुछ नहीं कर सकता है. अब अगर हम आते हैं, जैसा कि मुझे भरत भाई ने सब्जेक्ट बताया था कि अभी के पीरियड में क्या करना और पोस्ट लॉकडाउन क्या करना चाहिए जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा. जो हमने किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हम और लोगों को भी देख रहे हैं उनसे भी हम सीखे हैं. सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी हम लोग जूम सेमिनार से, इसके और भी कई तरीके हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 5-6 तरीके जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे. इस तरीके से सबसे पहले तो हमको हमारे जो स्टाफ है उनके साथ में ट्यून करना है, उनसे वार्तालाप करना है. हर अल्टरनेट डे मैं मेरे स्टाफ के साथ में 15-20 मिनट इंटरेक्ट करता हूँ. फिर मेरे यहाँ का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मेरी एचआर है, वो सब उन लोगों के साथ में इंटरेक्ट करती है. और हम लोगों ने ऑनलाइन सबसे पहले तो उनकी पूछ परख करी, किसी की तबीयत का प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वो ही हमारी एसेट है. हमारे ज्वेलरी के बाद में अगर हमारी कोई सबसे बड़ी एसेट है तो वो हमारा स्टाफ है, हमारे कलीग्स है, जो हमारे बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, और उनकी खुशहाली देखना हमारा काम है. तो हमने उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया, उनके प्रॉब्लम समझे, किसी को थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत थी, किसी को मेडिसिन की थी, वो कैसे ऑपरेट हो सकती, वहाँ के वार्ड मेंबर से हमने कांटेक्ट किया, और हमने एक यंत्रणा लगा दी. हमारे यहाँ के जितने लगभग 100 के आसपास स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 10 या 12 लोगों को जरूरत पड़ी थी कुछ चीज की, हमने उनको हेल्प किया. तो सबसे पहले हमारे स्टाफ का हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि उनके इस आपदा की स्थिति के अंदर हम सब सक्षम है, हम अपनी व्यवस्था कैसे भी कर लेंगे, निभा लेंगे. लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो इस परिस्थिति को घबरा गया है, उसको ये पता नहीं दुकानें कब खुलेंगी, पगार मिलेगा नहीं मिलेगा. तो हमने सबसे पहले उनको आश्वस्त किया कि आपको आने वाले, आपका कोई पगार का नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन
आने वाले दिनों में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शोरूम जो है वो कोई वेडनेसडे नहीं रहेगा, कोई छुट्टी का दिन नहीं रहेगा, कोई हॉलिडे नहीं रहेगा। इस तरीके से हमने उनके साथ कंडीशन भी करी और हम लोगों ने उन लोगों को आगे पूरा कॉन्फिडेंस दिया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आपके स्टाफ के ऊपर एक से है, जैसा अभी शब्बीर भाई ने बोला बुक्स का मुझे बहुत फॉन्ड है। ये पुरानी कहावत थी कि आप कस्टमर इज गॉड, ग्राहक ही अपना देवता है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा अगर कोई मानता हूं तो वो इस बात को मैं ज्यादा मानता हूं कि एक इंग्लिश में इससे है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय, दे विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। हमारे कस्टमर हजारों है, लेकिन अगर हमने हमारे कस्टमर का ध्यान पूरा दिया और हमारे स्टाफ पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा स्टाफ कम है। अगर हम उन पे ज्यादा ध्यान देते तो कस्टमर का ध्यान ज्यादा देंगे। कैसे हो सकता है ये, कैसे पॉसिबल है? आप सबके यहाँ पे कोई पुराने स्टाफ होगा, कोई नया स्टाफ होगा, सब टाइप का होगा। हम लोगों ने एक प्रयोग किया पिछले 7-8 साल से और उसमें हम इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि काफी लोग अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसको बुक्स में छुपाते हैं कि हमको ईपीएफ लगेगा, ईएसआईसी लग जाएगा। सबसे पहले तो कोशिश करो कि अगर आपके 8 भी एम्प्लॉय है तो 10 हो जाए या कुछ हो जाए, उनका आप भविष्य निर्वाह निधि के अंदर जरूर उनका इन्वेस्टमेंट कराइए। 12.5% आपको देना होता है, 12.5% आपके स्टाफ को देना होता है। तो सबसे पहले तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मेरा भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है। मुझे और कहीं पे नौकरी आई, आपके नए नए स्टोर आएंगे, वहां जाने की कोशिश नहीं करेगा कि मेरा भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है, मेरा ये यहाँ पे भविष्य निर्वाह निधि है। फिर हमने उनका प्राइवेट भी इंश्योरेंस कराया, गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी हमने आपको उनका पूरा कराया। उससे उनको फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि मेरे परिवार में अगर कोई तकलीफ होती है तो मेरे साथ में पूरी इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है, देश का जो इंश्योरेंस व्यवस्था है वो पूरी मेरे साथ में खड़ी है। तीसरा, हम लोगों ने एक यूनिक चीज करी। हम लोगों ने कहीं ना कहीं चैरिटी करने जाते हैं, हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, वहां डोनेशन देते, सब जगह देते। लेकिन अगर हमने सबसे पहले हमने एक डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि हमारे यहाँ के स्टाफ का हम लोग पूरे उनके बच्चों का लाइफ लॉन्ग एजुकेशन देंगे। 100 के आसपास स्टाफ है, 3 शोरूम है। उसमें हमारे यहाँ पे करीब करीब 69 जो वुमेन्स है या मेल है उनके बच्चे हैं। तो हमने सबसे पहले ये किया कि अपना जो भी साल का कोटा है, सीएसआर एक्टिविटीज हो या सोशल काम करते हैं, हमारे स्टाफ के बच्चों का लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हमने कर लिया है। उससे ये फायदा हुआ है कि स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स और स्कूल की फी, ये खर्चा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि जब स्टाफ आपका शोरूम के अंदर रहता है तो वो माइंड से, ब्रेन से, बॉडी से पूरी तरह से शोरूम में रहता है, क्योंकि उसको कोई भी चिंता नहीं है कि मेरे पीछे से मेरे कुछ भी आएगा क्या। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में सबसे पहले आपको आपके साथ में आपके स्टाफ की सबसे पहले केयर लेनी है। उसके बाद में आपके जो अच्छे कस्टमर्स है, जो रेगुलर कस्टमर है, हमने उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन शुरू किया है। हमने उन लोगों से पूछ परख करी है, हम उनके साथ मैसेज देके कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने ग्रुप बना लिए, हमने हर तीसरे चौथे दिन उनको अलग अलग मैसेज जाएंगे, अलर्ट में जाएंगे, कुछ उनको उनके साथ इंटरेक्शन बढ़े, ऐसे हमने मैसेजेस की सीरीज तैयार करी है। और एवरी वीक हम उन लोगों के साथ में कंटिन्यूअस बात करते हैं। अब अगर हम आते हैं कि क्या होगा लॉकडाउन के बाद में, अब लॉकडाउन के बाद में मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। थोड़ा सा हमको प्लानिंग करने की जरूरत है। मुझे ये समझ में आया कि इस लॉकडाउन में 3-4 इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, पहले से ज्यादा सेल हो रहा है। मेडिसिन इंडस्ट्री है, पहले से ज्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि सब तरह के से मेडिसिन चल रही। उसके बाद में जो मेडिसिन और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज है, जो कुरियर कंपनी है जो प्योरली इनका काम करती थी, उनका काम चल रहा है। मतलब एक 15 से 20% सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फ्रूट वाला है, सब्जी वाले है, जो छोटे है किसान लोग अपना थोड़ा थोड़ा काम, जो खुद एम्प्लॉय है वो अपना काम जाके अपने खेतों में कर रहे हैं। उनको अपने प्रीमाइसेस के बाहर जाने को मनाही है, अपने घर में काम करने के लिए मनाही नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ठप हुआ है, सिर्फ कुछ सेगमेंट है जो ठप हुआ है। अब इसका एडवांटेज ये है कि जब ये पोस्ट लॉकडाउन जब ओपनिंग होंगी, एक मेरा एनालिसिस ऐसा है कि आने वाले दिनों में मैरिजेस के अंदर अगर कोई 1000-2000 लोगों को बुलाता था तो वो कम लोगों को बुलाएगा, क्योंकि 1000 की जगह पे अच्छा लोगों को बुलाया भी तो लोग जाने को चिंता करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर हमारी इंडस्ट्री का स्टेक अगर कोई लिया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिया है, व्हाइट गुड्स ने, और दूसरा लिया है फॉरेन टूर, इंडिया में जो टूर करते हैं। लाख से 25 लाख रुपए इंडिया में घूमने से लेके बाहर जाने में, 25-50 हजार रुपए रोज की जो होटलें है उसमें ठहरने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, सारे पैक होते हैं। बम्बई में जहाँ 25 5 स्टार होटलें है, एक रूम लेना मुश्किल होता है। वो ट्रैवलिंग बहुत कम होगा, वो अकोमोडेशन बहुत कम होगा। वो जो लग्जरी है वो साल भर तक के लोग डरे रहेंगे, जाएंगे नहीं।
वो इंडस्ट्री का पैसा हमारी इंडस्ट्री में कैसा आ सकता है, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी कोशिश करना पड़ेगा और हमारी जो भी तरीका है उससे हम लोगों को जाना पड़ेगा। एक चीज श्योर है कि कोई भी शादी बिगर ऑर्नामेंट के हो नहीं सकती है। आदमी कपड़े कम सिला लेगा, खाना खाने कम बुला लेगा, क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन के साइड के है, चाहे वो दहेज प्रथा हो या एक सिक्योरिटी हो या दुल्हन को सजाना हो या अपने बहू को गहने चढ़ाना हो, हर आदमी अपने अपने हैसियत के हिसाब से गहने लेता ही है। इसलिए गहने का व्यवहार पूरी तरह से बंद होगा, ऐसा ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि जो लोग ऐसा डर बता रहे कि भाई ये तो जीवनावश्यक चीज नहीं है, ये जीवनावश्यक चीज है, ये जाने वाली है। सिर्फ ये हमारे ऊपर है कि हम ये कैसा ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ एक बिजनेस ला सकते हैं। दूसरी एक बात है कि हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं ऑनलाइन बिजनेस की, तक कि हम उस पर खाली प्लानिंग ही कर रहे हैं और हमारा प्लानिंग तक ही है। मेरा ये लोगों से आग्रह है कि ऑनलाइन एक अलग चीज होगी, ऑनलाइन पे हम लोगों को कोशिश करके करना ही चाहिए, लेकिन ऑनलाइन के अलावा हमारे कस्टमर लोगों के साथ में अगर हमने उनको मैसेज दिया कि पोस्ट लॉकडाउन आप लोगों को शोरूम में आने में अगर दिक्कत है तो हम आपको घर पर ज्वेलरी देंगे, आपको जो डिजाइनिंग देखना है हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा लाइव डेमो के द्वारा आपको हम पूरी सर्विस देंगे। अगर हमने ये सारा इस्टेब्लिश कर दिया तो कस्टमर भी शोरूम तक आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शोरूम में आने में दिक्कत जाएंगी। हम घर बैठे बैठे उनकी जो रोजमर्रा की चीजें है, मैं ऑनलाइन पे डिटेल नहीं जाऊंगा, हो सकता है शब्बीर भाई उसके ऊपर बोले या फिर सभी लोगों को उसके ऊपर है, लेकिन अब हमने ये सीरियसली डिसाइड कर लिया है कि हम होम डिलीवरी देंगे, हम कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सारा बिजनेस अभी, क्योंकि 2 दिन पहले जब हमारे माइंड स्पीक के अंदर जो थे स्पीकर, उन्होंने बताया कि समय नहीं हमारा करने के लिए, इतना हमारा बिजनेस बढ़ गया है पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो मैं लोगों से ये चाहूंगा कि वो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अब जैसे ही अपने शोरूम खुलते हैं उसके बाद में कितने लोग मुझे पता नहीं मेंटेन करते, मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ क्योंकि आधी घंटे में सारे सब्जेक्ट कवर करना है। हम लोगों ने एक प्रयोग किया पिछले 2 साल में, हमने एक रजिस्टर बनाया जिसका नाम हमने एनपीसी दिया, बस उसका नाम हो गया नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर। कस्टमर शुरू में आया, कस्टमर ने कोई चीज देखी और उससे समझ में नहीं आई, वो रेट का डिफरेंस हो सकता, डिजाइन पसंद नहीं हो सकती, वेट पसंद नहीं आया हो सकता, हमारे स्टाफ का एटीट्यूड पसंद नहीं आया हो सकता, एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आ सकता, बजट नहीं हो सकता, कितने रीजन हो सकते। लेकिन इसका हमने नोट करना शुरू किया कस्टमर को कि भाई आपको क्या दिक्कत है, डिजाइन पसंद नहीं है, रेट ज्यादा लग रहा है, मजदूरी ज्यादा लग रहा है, पूरी चीजें लिखते हैं। और जब पूरी चीजें लिखते हैं तो आज दिन भर का तीनों शोरूम का हर फ्लोर का पूरा उसका डेटा इकट्ठा होता है। शाम में हमारे जो एचआर होती है वो पूरा डेटा इकट्ठा कर लेती है, सवेरे आने के बाद में 1 घंटा वो डेटा का पूरा एनालिसिस करती है, और एनालिसिस करके उसके बाद में जो भी सेल्स गर्ल या सेल्समैन है उसके पास में वो जाके बात करती है कि ये जो लिखा है इसके पीछे क्या तथ्य है, वो स्टॉक है या नहीं है, प्रोसेस में क्या है। और फिर वो जो 15 गिराइक समझो तीनों शोरूम मिला के या 20 गिराइक हमारे वापस गए, हम ये देखते हैं कि उसको सेटिस्फाइड कैसे कर सके। डिजाइन है तो हम डिजाइन की अवेलेबिलिटी कराते हैं, बजट का है तो बजट में बात करते हैं कि आपको बना के दे सकते हैं। जब हम 20 के 20 कस्टमर को कॉल करते हैं तो 18 लोगों को कॉल लगता है, 10 से 12 लोग उसमें से शोरूम में फिर से वापस आते हैं और 5 से 6 लोग उसमें से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा उनको परस्यू करते हैं, कॉल करते हैं। और ये हमने सीख ली थी मारुति से। एक बार हमने मारुति के शोरूम में हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए भिजवाया, सुना था तो 1 महीने तक उन लोगों ने परेशान करके रख दिया था, जब तक आप ये नहीं बोलते कि आपने दूसरी कोई कार ले लिया या आपका प्लानिंग चेंज हो गया, वो आपको परस्यू करते हैं। तो अगर कस्टमर शोरूम तक आया हुआ है तो निश्चित ही घूमने नहीं आया हुआ है, वो कुछ मन बन लगा के आया, तो जो आया किसी भी हालत में हम लोगों को छोड़ना नहीं है, उससे कॉल करना है, उसको हमको परस्यू करते रहने का है। ये हमने उसको जो नाम दिया है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। क्योंकि भरत भाई, हम कोई भी एक एग्जीबिशन करते हैं मान के चलो, तो एवरेज 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं। 6 रेडियो चैनल होंगे उस पर ऐड देंगे, 6 न्यूज़पेपर होंगे तो सब में देना पड़ता है, क्योंकि एक में दे तो दूसरे नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में हम सोशल मीडिया का पूरा यूज करते हैं, इंस्टाग्राम ये सब मैसेज वगैरह, उसका भी एक कॉस्ट है। 10 लाख रुपए कस्टमर करते हैं और हम देखते हैं कि वो 3 दिन के या 5 दिन के एग्जीबिशन में 100 कस्टमर आते हैं मैक्सिमम, आजकल जो देखा है। अब 10 लाख खर्चा करके अगर 100 कस्टमर आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक कस्टमर पे 10,000 रुपए खर्चा किया सिर्फ शोरूम तक लाने के लिए। वो लेंगा नहीं लेंगा, कितने रुपए का लेंगा पता नहीं है। मतलब हमारे यहाँ का फुटफॉल बढ़ाने के लिए हमने 10 लाख रुपए जो खर्चा किया है वो 10,000 रुपए पर कस्टमर आया। और कस्टमर आपके यहाँ आके अगर वापस चले जाता है बिगर कुछ सामान लिए, इसका मतलब आपने 10,000 रुपए खो दिए। भले वो आया, देखा, चाय पिया, चले गया, लेकिन हमारा एक्चुअल नुकसान हमने 10,000 रुपए का उसके पीछे हमने कर दिया है।
तो ये मैं चीज को समअप करूंगा कि हमको सबसे पहले तो आए हुए कस्टमर को कंटिन्यू डेटा रख के परस्यू करना है, जब तक कि हम उसकी डिजायर चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं करें, चाहे डिजाइन हो, मजूरी हो, वेट हो, बजट हो, कोई भी हो। पॉइंट नंबर 2 आता है कि हम लोग स्टॉक लाते हैं बंबई से, दिल्ली से, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बारकोडिंग डिपार्टमेंट में दे देते हैं, बारकोडिंग डिपार्टमेंट से सेल के पास चले जाता है। लेकिन हमारे स्टाफ को वो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। एक हिंदी में कहा था, कान पकड़ के लिया, दुम पकड़ के हकाल दिया। हम बोलते चल सेल का फटाफट, उसको प्रोडक्ट नॉलेज हम कभी देते नहीं है कि हैंडक्राफ्टेड है, ये सब्यासाची का बने हुआ डिजाइन है, ये मास्टरपीस है, ये इंडिया के ऐसे आदमी का है जो लिमिटेड डिजाइन बनाता है, फिर से कोई डिजाइन को बनाता ही नहीं है। ये सारी जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये हमको अगर हमारे स्टाफ को दिया तो कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा करेगा। नहीं तो कस्टमर के साथ बात क्या करेगा, वो कस्टमर से कुछ बात करने के लिए रहेगा नहीं। वेट पूछा बता दिया, प्राइस पूछा बता दिया, लेबर पूछा बता दिया, उसके अलावा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगे। क्योंकि ये काम हमारे ओनर का, हमारे एचआर का या मैनेजर का है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम पूरा नॉलेज उन लोगों को बताए। और कस्टमर चाहे हमारा पुराना हो या वो ले रहा है, उसको फिर से एक बार उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, ये बताने के लिए कि देखिए ये हॉलमार्क है, ये आई ग्लास लगा के ऐसा हॉलमार्क दिखता है, देखिए सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट लेने से आप अक्रॉस दी इंडिया, अक्रॉस दी ग्लोब आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। भले वो फेत रख रहा है, एक एग्जांपल के महिंद्रा ज्वेलर्स 3 जनरेशन से वो आ रहा जा रहा चले जा रहा, लेकिन ये बातें हैम्बरिंग करना इसलिए जरूरी कि जब वो कस्टमर आता है, कभी बेटी को लेके आता है, कभी बेटे को लेके आता है, कभी फ्रेंड को लेके आता है, कभी उसके पीयर के लोग आते हैं, तो उन लोगों तक भी हमारी ज्वेलरी की क्या खासियत है ये बातों बातों में हमने उनको बार बार देना चाहिए, ताकि उसके साथ वाले लोगों को, वो कस्टमर भले बोलेंगे हमको क्या बता रहे हैं, हमको सब चीजें मालूम है, लेकिन उसका साथ वाला जो है वो किसी कारण से चलते चलते आया, उसके पास से नॉलेज जाएगा, वो भी हमारा आगे पीछे ग्राहक बन सकता है। अब आते हैं कि अब पोस्ट इसके होने के बाद में हम लोगों को हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। शार्प करने का मतलब बढ़ाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हमको सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसके अंदर हमारे जो कस्टमर है उनका नॉलेज बहुत गेन हुआ है। जो खाली मैसेज तक के था वो व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप वाला मेल तक आ गया, मेल वाला इंस्टाग्राम तक आ गया, इंस्टाग्राम वाला जूम तक के आ गया। बात कहने की है कि हर एक ने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया है। और ये जो फेसबुक है, इस पे अभी मैं एक स्पीकर से बात कर रहा था, उसने बताया कि लोग फेसबुक तो बनाते हैं, एक एग्जांपल के लिए मैंने खंडेलवाल ज्वेलर्स का फेसबुक बना लिया, अब मैं फॉरेन टूर कर रहा है वो उस पर अपलोड कर रहा है, मेरे घर में बच्चा हुआ वो उस पर अपलोड कर रहा है, तीसरे दिन मैं कोई ज्वेलरी कर रहा है। मतलब वो क्या एक्चुअल है लोगों के समझ में नहीं आ रहा, भाई तुम्हारे फैमिली का है ये या बिजनेस का है। तो हमको बिजनेस का फेसबुक अकाउंट अलग रखना चाहिए, पर्सनल अकाउंट अलग रखना चाहिए, और पर्सनल अकाउंट हमारा जो हमारे लोगों से शेयर करने की जरूरत है वो जाना चाहिए। कस्टमर को, कस्टमर के जो फायदे की चीज है वो उसको ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। और ये इनोवेशन इसलिए जरूरी है कि आप लोग जब छोटे थे बचपन में हम देखते थे कि कोडैक का रोल हम लिए बगैर घर के बाहर नहीं निकलते थे, और फियाट और एम्बेसडर में बैठ के निकलते थे। इन कंपनियों ने, चाहे कोडैक हो या फियाट एम्बेसडर, इन्होंने अपने आप में कोई इनोवेशन नहीं किया। इनोवेशन नहीं करने से आज वो इंडस्ट्री से पूरी तरह से निकल गए। तो जब तक कि आपका काम का तरीका नहीं, 160 कंट्री में कोडैक काम करता था, उन्होंने चिप बनाई होती तो आज वो कोडैक नंबर 1 होता। पॉलीडोर की जो काली कलर की रिकॉर्ड आती थी, उन्होंने अगर आज वो पेन ड्राइव या चिप बनाए होते तो वो भी आज वापस जिंदा रहते, लेकिन इन्होंने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए ये पूरी तरह से डिसरप्टिव इनोवेशन जो बोलते हैं उसमें पूरी तरह से ये उसमें से बाहर निकल गए हैं। मराठीमध्ये आपल्या म्हण आहे की यशस्वी लोक आपल्या निर्णयाने जग बदलतात आणि अपयशी लोक जगाच्या भीतीने आपले निर्णय बदलतात। मैं कितने लोगों से सुन रहा था कि ये धंधे में रहना है या दूसरा बदलना। तो ये शब्बीर भाई के समझने के लिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने डिसीजन से दुनिया को बदलते, और जो कम सक्सेसफुल है, जो सक्सेस होना नहीं चाहते, वो दुनिया के डर से अपने डिसीजन चेंज करते। तो हमको अपने डिसीजन से दुनिया को चेंज करना है। हमारे पास एक सबसे बड़ा टूल है ज्वेलरी शो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है भरत भाई? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, बोलिए। तो हमारे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि शेयर मार्केट देखिए 3-3, 4-4 हजार एक दिन में डाउन हो गया। लोगों को अनसर्टेनिटी है, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, सब जगह पे अस्त व्यस्त हो रहा है। और अभी समय है कि सोना 45,000 से 50,000, 55,000 के आसपास जाने के रास्ते पे है। तो जितना हम इसका प्रचार ज्यादा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि सोने के रेट बढ़ने वाले हैं, उतना लोग इसके ऊपर विश्वास ज्यादा करेंगे। एक चीज का मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन जो हमारा ज्वेलर्स है उसको कॉम्पिटिटर मत समझिए। उससे कॉम्पिटिटर समझने के लिए हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करिए, सेल अच्छा करिए, क्वालिटी के साथ में परस्यू अच्छा करिए, सर्विस बढ़ाइए।
लेकिन हमको एक चीज की कसम लेना है कि हम किसी भी हालत में हमारे कलीग ज्वेलर्स की बदनामी नहीं करेंगे, चाहे वो मारवाड़ी हो, वो मुसलमान हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रीयन हो, कोई भी समाज का हो। जब हम एक ज्वेलरी में है तो एक ज्वेलर्स की जमात होगी हमारी। वो कौन से कास्ट का ये जमात नहीं है, वो महाराष्ट्रीयन है, वो मारवाड़ी है, गुजराती है, जैन है, वो नहीं है, वो ज्वेलर्स है, वो हमारे जमात का हो गया, वो कोई भी कास्ट का हो। तो जैसे हम किसी की बदनामी करते हैं, चाहे वकील वकील की करे बदनामी या डॉक्टर डॉक्टर के बारे में करे, वो जमात बदनाम होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग एक ज्वेलर जो दूसरे ज्वेलर्स को गाली देते हैं तो ज्वेलर्स को ही वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है लोगों से कि आप कंपटीशन करिए व्हाइट गुड्स से, लोगों को समझाइए कि और चीज में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न नहीं आएगा, एक्सचेंज नहीं आएगा, ज्वेलरी लेने से इसके क्या फायदे हैं, ज्वेलरी में क्या श्रेष्ठता है, ये सब आप करिए। लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री को कोई भी हालत में उनको बदला मत होने दीजिए। अभी हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं उसमें मैं देख रहा था कितने लोग हैं अभी कनेक्टेड, ओह माय गॉड 688। अभी हो सकता है इसके अंदर कोई बड़े चेंज स्टोर नहीं हो। एक प्रयोग हमने भरत भाई किया, वो हमने प्रयोग ऐसा किया भरत भाई, लहान हम लोगों ने लहान व्यापारी जे आहे, छोटे छोटे प्रमाणात जे काम करणारे आहेत। यस, हाँ हाँ हाँ, मैं हिंदी इसलिए बोल रहा कि आपने फिर बोला कि हिंदी भी ऑडियंस है करके। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, अब वो इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे मेरे प्रयोग उनको बुरा भी लगे। हमने हमारे यहाँ का स्टाफ एक छुट्टी के दिन एक इनोवा के अंदर बैठा के हमारे आसपास के जो बड़े सिटी है, नागपुर है, औरंगाबाद है, जलगांव, यहाँ पे भिजवाया स्टाफ को। ये क्यों भिजवाया? क्योंकि जैसे ही अपने कोल्हापुर या अकोला मार्केट में हम 300 रुपए ग्राम मजूरी बेच रहे, दूसरा 200-250 ऐसा वापस क्यों गया? सर वो वहाँ की मजूरी उनकी 200 है, 250 है, वो कंपेयर करने लग जाता है। तो स्टाफ का मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने उन लोगों को 3 लाख रुपए दिए। 6 स्टाफ मेरा गया, एक ड्राइवर गया, 6 लेडी स्टाफ को भिजवाया और उनको बोला कि जाके सब जगह से परचेसिंग कर कर आ। मैंने उनको, मैं नाम भी लेता हूँ यहाँ पे, कोई चिंता की बात नहीं है, वामनहरी पेठे, पीएन गाडगीर, तनिष, रिलायंस, मलाबार, ऐसी सब जगह पे मैंने उनको भिजवा के परचेसिंग करने लगाया। कुछ पुराना सोना उनके पास में दिया, इसको एक्सचेंज करके आओ। तो मेरे यहाँ का स्टाफ को पूरे दिन उन्होंने सब शोरूम में जाके सीखने देखने की कोशिश करी। भाई ये जो सक्सेसफुल है, जिनके 200-250 शुरू में, रहते कैसे, खाते कैसे, बैठते कैसे, कस्टमर कैसे अटेंड करते, क्या क्या प्रिकॉशन लेते, रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करते, कस्टमर बिहेवियर कैसा करते हैं। क्योंकि मैं शब्बीर भाई जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये हो गए क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो गया अपना थ्योरेटिकल नॉलेज। हमने उनको प्रैक्टिकल करने के लिए वहां भिजवाया। उससे हमको 5 प्रकार के फायदे हुए। एक फायदा ये कि रहन सहन मेरे स्टाफ की पूरी सुधर गई। जो लेडी स्टाफ था वो टिप टॉप रहने लग गए, जूड़ा लगाने लग गए, यूनिफॉर्म एकदम क्लीन रखने लग गए, मेकअप ठीक ठाक करने लग गए, वो लिपस्टिक से लेके सब चीजों से लेके नेल पॉलिश से लेके सारी चीजों को अडॉप्ट करने लग गए। मुझे लगता है बस 5-7 मिनट बचे हैं मेरे टाइमिंग के। शब्बीर भाई वॉच देख रहे हैं, 5-10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा शब्बीर भाई। तो नहीं नितिन जी सब एंजॉय कर रहे हैं तो मैंने उनको जब भिजवाया और सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वहां से वो ज्वेलरी लेकर आया, कोई रिंग लेकर आया, कोई टॉप्स लेकर आया। अब ऐसे ऐसे स्टोर थे, मैं नाम लेके भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे छोटे ज्वेलर्स की मुझे ज्यादा चिंता होती है, मीडियम ज्वेलर्स की। मतलब I2 क्वालिटी का डायमंड 90,000-95,000 रुपए कैरेट में बेच रहे हैं वो लोग, बनवाई ले रहे 2 से 2,500 रुपए ग्राम के अंदर। और उन्होंने पूछा इंटरव्यू में कि डायमंड की रिंग अगर हमारे को परत वापस करना है तो कितना रीसेल देंगे और कितने देर में पैसा मिलेगा, कैश मिलेंगी क्या? उन्होंने बोला आपकी डायमंड की रिंग जब आएंगी वापस तब हमारे हेड ऑफिस पे जाएंगी चेक करने के लिए, हमने जो डायमंड दिए थे वही है कि नहीं है। ये प्रोसीजर 12 से 15 दिन की रहेंगी और 15 दिन के बाद में हम आपको बताएंगे। तो ये हमने प्लस पॉइंट लिखा, हमने हमारे कस्टमर को बोलना शुरू किया कि देखो वो 15 दिन लगा हम तुरंत पेमेंट देंगे आपको, तुरंत आरटीजीएस करेंगे। फिर जब मेरा स्टाफ आया मैंने बोला देखो T2 I2 क्वालिटी का डायमंड अपन कितने में सेल करते हैं, तो हमारे प्राइस लिस्ट में क्वालिटी का डायमंड ही नहीं था क्योंकि उतना हल्का डायमंड हम बेचते नहीं है, तो उसका मार्केट रेट है 10,000 रुपए का। आप एक कंपैरिजन चार्ट बन जाएगा आपका और इसमें कोई हार्म नहीं है जब आप एक बड़े स्टोर का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि पहला हक हमारा है जो हम ट्रेडिशनली इस बिजनेस के अंदर है। तो जब हमने कंपैरिजन का चार्ट बनाया और कस्टमर को उनके बिल बताना शुरू करे बड़े बड़े चेन स्टोर सबके, तो कस्टमर को रियलाइज होने लग गया। और मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अकोला में कोई बड़े चेन स्टोर आए, अभी कोई चेन स्टोर नहीं, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े और थोड़ा सा हमारा बिजनेस भी उसके अंदर थोड़ा उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाए। तो आप आपके स्टाफ को जो बड़ी प्लेसेस है वहां पे थोड़ा सा सर्वे करने भिजवाइए, देखने भिजवाइए। हर आदमी अपने लेवल से ऊपर के ऊपर उसको चेक करने भिजवाइए, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और
एक और चीज मैंने देखी है कि काफी लोगों के यहाँ पे पॉलिसी क्लियर नहीं है, सेल की, परचेस की, एक्सचेंज की। जब कस्टमर आता है तो कस्टमर टू कस्टमर चेंज होती है, उससे क्या होता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज होता है। हमने हमारे यहाँ पे कैश काउंटर के पीछे काफी लोग सेलिंग रेट लिखते हैं, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 23 कैरेट के। हम लोगों ने वहाँ पे एक्सचेंज के भी रेट लिखे है, रीसेल के भी रेट लिखे हैं, ताकि कस्टमर को पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि मेरी चीज इतने में आएंगी, इतने में जाएंगी और इतने में रीसेल होने वाली है। तो ये हमारी पॉलिसी जितनी ट्रांसपेरेंट और जितनी क्लियर रहेंगी, उतना हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो सर्विसेज मैंने बताई कि कहाँ पे जा रहा है, कितना है। दूसरा, हम लोग एक वीकली सर्वे करते हैं ओनर के तरफ से और मैनेजमेंट के तरफ से। हम पूरे शोरूम के अंदर जाके पैकिंग मटेरियल से लेके सब चीजों की रख रखाव, चीजें जो रखी है उसकी क्लीनलीनेस, हमारी जो एचआर है वो जाके भी हमने उसको, जो पूरा समय काम नहीं होता है वो भी जाके अपना पूरा जाके चेक करते हैं। तो अपने खुद के जो स्टडी है वो हम उसके लिए पूरी अप टू डेट रखते हैं। और सबसे मेन है कि जैसे लॉकडाउन ओपन होता है, हम लोगों को एनालिसिस करके हमारे जो कस्टमर है उनसे चाहे किसी भी तरीके से हमारा जो ओपन होने के बाद में हमारा इंटरेक्शन उन लोगों के साथ में बढ़ा देना है। अभी स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग करना, क्या करना, मेरे ख्याल से शब्बीर भाई का भी सेशन है, मैं भी उससे सुनना चाहूंगा। जो मुझे समय दिया था भरत भाई ने, वो मेरा लगभग अभी पूरा होने आया है। मैं केवल आपको अभी गोल्ड लोन है, मेटल गोल्ड लोन है, इंटरेस्ट का कैसे है, ये काफी सारे सब्जेक्ट है, बैंक से आपको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए है वो आपको कैसे करा के लेना है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है आपके जब सेमिनार चालू होंगे, अलग अलग स्पीकर आएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कोई चीज मुझे लगी कि कम है, मैं भी आपके कल से सेमिनार अटेंड करूंगा। जरूर 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 मैं जरूर आपके पास आऊंगा। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा लोगों को कि ये जो समय है, उसके लिए किसी उर्दू शायर ने बहुत बढ़िया कहा था कि ए बुरे वक्त अदब से पेशा, ए बुरे वक्त अदब से पेशा, वक्त ही कितना लगता है वक्त को बदलने के लिए, वक्त ही कितना लगता है वक्त को बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शब्बीर भाई, मैं अभी स्टार्ट में आप दोनों के बारे में मैंने स्वागत किया था। एक में बीच में जानबूझकर टाइम रखा था मैंने कि ये जो अपन वेबिनार मीटिंग जो ले रहे हैं, उसके अंदर सबसे बहुत बड़ा रोल जिसने किया है GGJS, गुजरात गोल्ड ज्वेलरी शो। तो त्रिवेदी जी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ कि जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, जिस वजह से आज हमारे ये पश्चिम महाराष्ट्र या पूरा महाराष्ट्र के अंदर हम लोग ये वेबिनार अटेंड कर सके। तो उनका भी मैं बहुत दिल से उनका आभारी हूँ। साथ साथ नितीन भाई, तुम्ही आपला अमूल्य वेळ देऊन आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दलही खूप तुमचा आभारी आहे। अभी शब्बीर भाई, एक थोड़ा ध्यान अपने को ये देना है कि कोल्हापुर ये मीटिंग अरेंज करने के लिए मैंने 3 और नितिन भाई ने रिटेल मार्केटिंग के बारे में बोला, तो अपने यहाँ इसके अंदर मैन्युफैक्चरर है और कोल्हापुर में बहुत बड़ा होलसेल मार्केटिंग भी है। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ हमारे कोल्हापुर में उत्तरेश्वर, ये वाची, बाजू में हुपरी, रेंदाल, पट्टन कडोली, करीबन 15 से 20 हजार लोग ये बिजनेस के ऊपर निर्भर है। तो थोड़ा आपके इसके अंदर मैं चाहूंगा कि होलसेल मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में भी आपको तो पूरा बोलते हैं ना कि चैंपियन अष्टपहलू हो आप, तो सब तरह से आप उसके जानकारी दे, मैं ऐसे आपके निवेदन करता हूँ। भरत भाई, शब्बीर भाई शुरू होने के पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन लिखे थे, क्योंकि मेरा एक और सेमिनार मुझे अटेंड करना है। कुछ स्पेसिफिक एक आधा क्वेश्चन होगा तो मैं 2-3 मिनट में उसका जवाब दे पाऊंगा। मुझे क्वेश्चन दिखे थे लेकिन वो सब इस पे चले गए, या तो फिर मैं वापस कनेक्ट हो जाऊंगा। यस 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 यस, थैंक यू सो मच नितिन जी। थैंक यू शब्बीर भाई, स्टार्ट। फैंटास्टिक डन। नमस्कार, जय महाराष्ट्र सब लोग। मैक्सिमम आई थिंक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। आई गेस भरत भाई, मैं मेरी स्पीच में अगर आपको भी म्यूट करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मेरे को बैक साउंड आ रहा है जब म्यूट नहीं है तो आप। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर कुछ भी है तो मैसेज में इंस्ट्रक्शन लिखे और मैं उसको रिप्लाई बैक करूंगा, या तो आप वेदांत को कॉल कर सकते हैं और वेदांत मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर रहा है मेरे दूसरे फोन पे। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो।
सो सबको बहुत बहुत आमंत्रण, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं ये समझता हूं कि इसमें जितना भी क्राउड ज्वेलर्स जो जुड़े होंगे उसमें से 10% लोग तो होंगे जिन्होंने मेरे सेमिनार लास्ट 4 दिन में सुने होंगे। आई डोंट नो 90% तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भरत भाई मेरे बहुत परम मित्र है और बहुत पुराना रिश्ता है हमारा उनके साथ, 10 साल से हमको जानते हैं और हम जब भी कोल्हापुर जाते हैं तब भरत भाई का चाय और नाश्ता जरूर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सेमिनार में मैं जो देखना चाह रहा हूं, जो नितिन जी ने बहुत सारी चीजें कवर की, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत का फर्स्ट थिंग इज कि ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या है और ये कितना अदर इंडस्ट्री से विपरीत है। ये जो इंडस्ट्री, अगर आप दुनिया की सारी बड़ी इंडस्ट्री को लोगे, उसमें लग्जरी सेगमेंट को अगर आप लोगे, एक गांव का जो कस्टमर जो 2 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम का इयरिंग या छोटा गंठन लेता है, वहां से लेकर एक 100-200 ग्राम के बड़े बड़े सेट, कुंदन, मीना और डायमंड वाले, इनके बीच में लग्जरी के सेगमेंट में और बाकी की कंपनीज के सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। पहले तो हम ये समझे कि हमारा मार्केट में स्टैंडर्ड, हमारा मार्केट में जो स्टेटस है, क्या वो कोई और इंडस्ट्री का है क्या? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी बराबरी में एज अ स्टेटस वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती है क्या? जब ये इंडस्ट्री में ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री सबसे प्रीमियम इंडस्ट्री है, तो फिर हम ये इतना सारा नॉलेज इकोनॉमिक्स से और बड़े बड़े व्हाट्सएप से, बड़े बड़े वीडियो से जो लंबा लंबा मैसेजेस आता है हमारा, जैसे एसेंशियल चीजों का, खाना पीने का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, हमारी इंडस्ट्री बहुत खतरे में है, हमारी इंडस्ट्री के लोगों को बहुत जागना पड़ेगा। आपने यहां से 20, 25, 30 साल पहले चले जाइए, आपने एक्सपीरियंस किया है जीएसटी, आपने एक्सपीरियंस किया है एक्साइज, आपने एक्सपीरियंस किया है नोटबंदी, आपने एक्सपीरियंस किया है स्वाइन फ्लू, आपने ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस किए। अगर आईटी कंपनी की बात करूं मैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो 2008 में सबसे बड़ा रिसेशन आया था। जिनको भी याद है, छोटे से छोटे ज्वेलर से लेकर बड़े से बड़े ज्वेलरों का रिसेशन आईटी कंपनी में आया था, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री को उसका 1% भी फर्क नहीं पड़ा था। 1% भी फर्क नहीं पड़ा था। इनफैक्ट अगर आप सेल्स का डेटा निकालोगे अपना, 2007, 8 और 9 में जितना पैसा आप लोगों ने सेल्स में बनाया है, कमाया है, वो कोई वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां से रॉकेट की तरह ऐसा ग्राफ ऊपर गया था आपका सेल का। आप लोगों ने जो तरक्की की है, और उसी वक्त के बाद जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एप्रिसिएशन आया है, जहां लोगों को मोटिवेशन आया था मल्टी स्टोर खोलने के लिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री में इस वक्त में जितना नेगेटिविटी व्हाट्सएप पे फैल रहा है, जितना फियर, जो डरने वाली चीजें हैं प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर, इतना फैल रहा है कि मैं कभी कभी बैठ के अकेले अकेले हंसता हूं, इतना सरप्राइज होता हूं। बिकॉज 99% कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, कल सुबह क्या सेल्स आएगा, कल सुबह स्टाफ कितना रहेगा नहीं रहेगा, कल सुबह क्या मार्केट इंडस्ट्री रहेगी। आपने जब 45 दिन एक्साइज के लिए कुछ साल पहले बंद किया था, उस समय भी अक्षय तृतीया था। अगर आपको याद है तो उस समय भी अक्षय तृतीया का समय ही था। उस समय में अच्छे अच्छे नए शोरूम रिनोवेशन भी हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा था इंडस्ट्री को। जीरो प्रॉब्लम। आप लोग पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है। आज की तारीख में आप घर बैठ के इतने सारे इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं ना, प्लीज ये इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही समझिए, और एक चीज अपने आप से कहिए कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है। बिकॉज
दुनिया में ऐसा कोई भी इकोनॉमिस्ट मैंने अब तक नहीं देखा है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री पे ये वर्टिकल के लिए। बिकॉज मैं ये देख रहा हूं, जितना मैं इतने दिन से सेमिनार कर रहा हूं और मैंने इतने सेमिनार सुने जिसमें 90% ज्वेलर मिड साइज या छोटा है जो सुन रहा है। छोटा ज्वेलर है जिसको रोज का 100 ग्राम बिजनेस चाहिए, जिसको 200 ग्राम चाहिए, जिसको 500 ग्राम चाहिए, जिसको 1 किलो चाहिए। वो ज्वेलर है ही नहीं जो 5-5 किलो रोज का धंधा करता है, 10-10 किलो धंधा करता है। बिकॉज वो ज्वेलर जानते ही है, उनको चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। उनको मालूम है खुलने के बाद जिस दिन बाजार खुला उस दिन मेरे पास पहले कस्टमर आएगा। दूसरी बात बहुत बहुत सही समझना है आपने, इंडस्ट्री में ज्वेलरी इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस, आप जो रिटेलर भाई है उन्होंने इसको निभा के रखना है। रिटेलर भाई ने अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आज तक हम निभाते आए हैं कि जा मेरा कस्टमर तू सोना ले जा, तू सोना ले जा, जिस दिन तकलीफ आई मैं बैठा हूं। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप ये अपार्टमेंट ले लो, कुछ तकलीफ आई तो मैं देख लूंगा। आप ये कार ले लो, कुछ तकलीफ आई तो मैं देख लूंगा। आप ये शूज ले लो, कुछ तकलीफ आई तो। आप अगर ज्वेलरी देते हो उसको इतना पीस ऑफ माइंड से देते हो कि उसकी जिंदगी सिक्योर है। आपका कस्टमर सालों के बाद आपके शोरूम में आता है उसकी पोती को लेकर, उसका हाथ पकड़ के, देखो ये भैया से मैं, इनके पिताजी से मैंने ये खरीदा था और ये मोड़ करा के अब मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 10 तोले का, 15 तोले का, 25 तोले का, 50 तोले का सामान बनाना है। दूसरी चीज, आप ये इतनी चिंता करके अपनी हेल्थ को मत खराब कीजिए। आप अपनी हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहे हो। बिकॉज मानसिकता इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मानसिक बीमार होना। मानसिक बीमार होना, माइंड से बीमार होना। आप लोग अगर ज्यादातर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो आगरा टूर करके आ सकते हैं ये खुलने के बाद, या कहीं पर कोई मतलब पागल खाना हो, अगर उसको आप सही से करीब से देखोगे ना तो अकेले में वो बड़बड़ करते रहता, अकेले में कुछ तो बोलते रहता। उसके पास ना ही कोई एनालिटिक्स है, ना ही कोई डेटा है, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई फंडामेंटल है, वो सिर्फ बड़बड़ करते रहता। हमारी ये स्थिति नहीं आनी है मेरे ज्वेलर भाई। आप लोग ये समझिए, जब मार्केट खुलेगा आप सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाले हो, क्योंकि आपका इन्वेंट्री बंद होने के टाइम पे ही एप्रिशिएट हो गया है। आपने पैसा आज ही कमा लिया है, कल की बात छोड़ दीजिए। कैलकुलेटर पे तो आज आपने पैसा कमा लिया है। जिसके पास 10 किलो है उसने 40 लाख रुपया कमाया, जिसके पास 100 किलो है उसने 4 करोड़ रुपया आज ही कमा लिया प्राइस डिफरेंस में। दूसरी बात, क्या आपके घर में या आपका कोई स्टाफ जो नौकरी कर रहा है उसके घर में खाने पीने की कोई तकलीफ हो रही है? क्या आपने अपने किसी स्टाफ का पैसा, सैलरी रोक के रखा हुआ है? क्या आपने अपने स्टाफ को डरा के रखा हुआ है कि आपका जॉब चले जाएगा? ये आपकी इंडस्ट्री के लिए रिलेवेंट नहीं है मेरे भाई। प्लीज समझिए, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस इंडस्ट्री के लिए है जिनकी 50 माले की बिल्डिंग है, जिसमें हर माले पे 100, 200, 500 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 200 आईटी वाले लगे हुए हैं। ये उन लोग के लिए रिलेवेंट है। कॉस्ट कटिंग जो है वो सालों से आईटी कंपनी और बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में होते आया है। नितिन जी ने बहुत अच्छा स्टाफ का एक एग्जांपल दिया। मुझे एक किताब का नाम याद आ रहा है जो मैंने आज कई साल पहले पढ़ी थी। विनीत नायर करके उसके ऑथर थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड। ब्यूटीफुल बुक लिखी है उन्होंने, एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड। उसका मतलब उस किताब में कहने का तात्पर्य यह था कि विनीत नायर जो अपनी कंपनी के सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, बहुत बड़ी आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बने, विनीत नायर, वो जब अपनी कंपनी ज्वाइन करते थे और अपने स्टाफ को मोटिवेट करते थे कि जा बेटा, तू ही है जो मेरी जंग लड़ सकता, मैं हर कस्टमर को नहीं मिल सकता, मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तू ही है जो मेरे बिजनेस का बैकबोन है। अभी जिस कस्टमर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कस्टमर डेटा निकाला, वैसे 10 कस्टमर के डेटा निकाला जो कस्टमर उनकी सर्विस से बहुत खुश थे,
बहुत राजी थे। उन्होंने क्या किया, उन सब सेल्स टीम को उस कस्टमर के पास लेके गए, उन सब सेल्स टीम को खड़ा करके उस कस्टमर को उन्होंने कहा कि मेरी जो ये टीम है ना, मेरी सेल्स टीम, इसकी वजह से मेरी कंपनी सक्सेसफुल है। अगर ये मेरा सेल्स स्टाफ ना होता ना तो मैं कभी ग्रो नहीं हो पाता। इतना एप्रिसिएशन इन्होंने अपने सेल्स स्टाफ को किया उस कस्टमर के लिए कि सेल्स स्टाफ में तो एनर्जी 10 गुना बढ़ गई। दूसरी पहलू, वो 10 कस्टमर का लिस्ट बनाया जो इनसे बहुत अपसेट थे। कोई भी कंपनी में 100% कस्टमर हैप्पी नहीं होता, 100% कस्टमर अपसेट नहीं होता, ये 100% पॉसिबल है। इसके लिए वो अभी वो कस्टमर के पास गए जो बहुत अपसेट थे। विनीत नायर उन कस्टमर के पास उस स्टाफ को लेके गए और उन्होंने इस कस्टमर को देखो कैसा पॉजिटिव रखा, कस्टमर और स्टाफ को। उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ ने आपको जी जान से सर्विस देने की कोशिश की, बट हमारी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी में इतनी ताकत नहीं थी, हमारे पास इतना लर्निंग नहीं था, हमारे पास इतना तजुर्बा नहीं था, हमारे पास इतनी स्ट्रांग लर्निंग ही नहीं थी कि हम आपको सर्विस दे पाते, इसीलिए आप हमसे अपसेट हुए, इसीलिए आपको हम सर्विस नहीं दे पाए। आपका कस्टमर अगर अपसेट है, अगर आपका स्टाफ अपसेट है, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुलने के बाद यहां फोकस करनी है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड को 10 गुना प्रमोट करना है, 10 गुना प्रमोट करना है। और इसको प्रमोट करने का आसान तरीका है माउथ टू माउथ मार्केटिंग। आप लोग सब 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 डेटा होगा। उन सब में वो कॉन्फिडेंस फिर बिलीव कराइए। रेफरेंस मार्केटिंग के जो एक कस्टमर दूसरे को लेके आएगा, वो मार्केटिंग पे फोकस करवाइए और उनको श्योर दिलाइए कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज सोने में आप अगर इन्वेस्ट करोगे, आपका उज्जवल भविष्य रहेगा। हम कहते हैं एक उज्जवल भविष्य का विश्वास। आपके घर में अगर कोई जन्म लेता है या आपकी बेटी अगर 15 साल की, 16 साल की हो गई है, 5-7 साल बाद में शादी आएगी, अभी से सोना जोड़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज सोना ही आपको करियर और फ्यूचर देगा। सबसे बेस्ट चीज ये है। दूसरी बात, पोस्ट लॉकडाउन आपने क्या करना है, उसकी तैयारी अभी से क्या करनी है। एक तो नितिन जी ने आपको स्टाफ के लिए जरूर कहा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने महाराष्ट्र में और इंडिया के बहुत सारे शहर में देखा है, 99% ज्वेलर को सॉफ्टवेयर मालूम ही नहीं है। और जब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आके ये कहती है कि आपका सिस्टम, आपका बिजनेस पूरा सॉफ्टवेयर पे ले लीजिए, तो पहला सवाल ये आता है कि हमको एक अच्छा सॉफ्टवेयर वाला भी ढूंढ के दे दीजिए जो इसको चलाते रहे। और हम हमारा समय उसमें जरा भी नहीं बिताते। आपकी जिम्मेदारी ये है या आपके बच्चे की जिम्मेदारी है कि आप खुद ये सॉफ्टवेयर को सीखे, इसे समझे। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको सॉफ्टवेयर नहीं आता। इसमें से 700 लोग अभी है, 700 प्लस लोग हैं हमारे अभी सेमिनार में, इनमें से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है? आप मुझे बताइए। ये सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। आप लोग को व्हाट्सएप यूज करने नहीं आता है, आपको फेसबुक यूज करने नहीं आता है, आप लोग को मेल लिखने के लिए नहीं आता है। सॉफ्टवेयर यानी कोई बड़ा सा राक्षस नहीं है या बड़ा सा जिन नहीं है। सॉफ्टवेयर इतनी आसान चीज है, आप अगर रोज एक चीज प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले 1 साल में सॉफ्टवेयर मास्टर बन जाओगे, मास्टर। और हर वो बिजनेस रिटेल हो या मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर आपको लगेगा ही, बिकॉज सॉफ्टवेयर से आप अपना बिजनेस कंट्रोल में ले पाओगे। मेरे कुछ क्लाइंट महाराष्ट्र में हैं, हमें महाराष्ट्र में 12 साल हो गया, 12 साल हो गया महाराष्ट्र में। और किशोर काका, चंदू काका शराफ, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमको बारामती में हमें पहला ब्रेक दिया। उन्होंने हमको बारामती बुलाया और हमारे साथ कंसल्टिंग सर्विसेज ली।
और आज भी उनके साथ और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आप ये मत कहिए कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है या एजुकेशन की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा, आप लोगों के लिए ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने शोरूम पे, अपने होलसेल ऑफिस पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पे फोकस पहले कीजिए, बिकॉज वहां से पैसा प्रॉफिट आता है। हर ज्वेलर को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने नेट प्रॉफिट पे फोकस कीजिए। मेरे आज सुबह के सेमिनार में मैंने कहा था और मैं अभी रिपीट करता हूं, आप ये समझिए कि आपका पूरा लागत, आपकी बिल्डिंग, आपका स्टॉक, आपका पूरा एसेट बैंक का है, बैंक से सीसी लिया हुआ है आपने। अब उसके ऊपर काम करने का सही तरीका बिठाइए, बिकॉज हमारे पास 100-200 किलो माल है हमारे बाप दादाओं का, हम आराम से बैठे हुए हैं। अगर यही बिजनेस हम फल का बिजनेस करते होते, फ्रूट का या वेजिटेबल का, तो शायद हमें प्रॉब्लमेटिक लगता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे लोग लंदन, अमेरिका, यूरोप अच्छा कॉलेज पढ़ के आए हैं, लेकिन जब वो इंडिया आए तब उन्हें अपने ज्वेलरी शोरूम में बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे 90% लोगों की बात कर रहा हूं। 10% ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड है। 90% ज्वेलर के बच्चे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जिनको शोरूम में बैठने की जरूरत, इच्छा नहीं पैदा होती है, क्योंकि आपके बंगले और आपका बेडरूम और वो 55 इंच का एप्पल का स्क्रीन वाला टीवी इतना कंफर्टेबल है कि बच्चे को शोरूम पे आने का मन ही नहीं करता। शोरूम में अभी भी पुरानी गद्दी लगी हुई है, पुराना डिस्प्ले लगा हुआ है, पूरा नेचर कल्चर है, और नई चीज, इनोवेशन पे कुछ भी फोकस नहीं किया गया है। आप देखिए सोच के मेरे सेमिनार के बाद, कितने ऐसे ज्वेलर्स हैं जिनका डिस्प्ले टूटा फूटा है, कितने लोग हैं जिनके कांच टूटे फूटे हैं, कितने ऐसे ज्वेलर हैं जिनके पास कुर्सियां टूटी फूटी है, पैकेजिंग मटेरियल टूटे फूटे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके स्टॉक डिजाइनिंग के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। मैन्युफैक्चरर की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी डिजाइन, अच्छा प्रोडक्ट क्यूसी करके हर कस्टमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाए, और उनको ये अवेयर करे कि ये डिजाइन ही आपके कस्टमर को आपसे कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। प्लस उनको ये सिखाए कि उधार में कोई उद्धार नहीं है, उधार में कोई उद्धार नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ना ही आप बुलियन उधार लेते हो, प्लीज ज्वेलरी उधार मत लीजिए, ज्वेलरी उधार मत बेचिए। ये पूरा ज्वेलरी का साइकिल है। मेरा ये रिक्वेस्ट है इंडियन ज्वेलरी एसोसिएशन के, इंडिया के सारे लीडर्सों से, आप एक होके प्लीज ये उधार का चैप्टर दिमाग में से निकालिए। आप बैंक से पैसा लीजिए और उसको जवाब दीजिए, लेकिन आप अगर अपने सप्लायर का पैसा रख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का, और उससे नहीं घुमा पा रहे हैं, आप भी नहीं कमा रहे हैं और उनको भी कमाने नहीं दे रहे हैं। जब तक मैन्युफैक्चरर का स्टॉक होलसेलर तक, होलसेलर का स्टॉक रिटेलर तक, रिटेलर जब वो फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा और वो पैसा फाइनली मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में नहीं जाएगा, ये पूरी साइकिल में परेशानी रहनी है। हाल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेल के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है कि अपनी डिजाइनिंग पे और अपने यहां आज तक जो चैलेंजेस आए हैं क्यूसी में और बाकी के प्रोसेस में, उनको करेक्ट कीजिए। जितना ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन कीजिए, जितना बाकी ऑफलाइन हो सकता है ऑफलाइन कीजिए। अकबर बिरबल की बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ रही है मुझे। एक बार अकबर राजा ने बिरबल को दरबार में बुलाया और ये कहा कि बिरबल, जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी, बहुत परेशानी देखी, क्या किया जाए, इसका क्या हल है? बहुत परेशानी, हमारे राजपाट में बहुत परेशानी है, बहुत मजे थे, अभी बहुत परेशानी है। बिरबल कहता है, मालिक मैं एक स्टेटमेंट में, सरदार मैं एक स्टेटमेंट में इसको कहूंगा, ये वक्त बीत जाएगा, ये समय चले जाएगा, ये समय
हमेशा के लिए नहीं रहेगा। थोड़े समय के बाद राज दरबार में राजा अकबर के पास बहुत खुशियां आती है, बहुत खुशियां आती है, और राजा फिर अपने दरबार में, अपने राजपाट में बीरबल को बुलाते हैं। बीरबल देखो, इतनी खुशियां है, इतने समय है, इतना मजा है, सब लोग इतने खुश है, तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल फिर सेम स्टेटमेंट रिलीज करता है, महाराज ये समय चले जाएगा, ये समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप लोगों ने इस चीज को 100% अपने बेडरूम में, बाथरूम में, अपने वर्किंग जगह पे रख लेना है। ये समय परमानेंट कभी भी नहीं रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संकोस्व कर्मणि। आप लोगों के लिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने कस्टमरों से कनेक्ट करें, उनका हालचाल पूछे, अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट करें, उनका हालचाल पूछे। जिन दोस्त से आप सालों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जब आप शोरूम में सुबह से शाम जाते थे तो आपके पास समय नहीं रहता था उनको जवाब देने के लिए, आज उनसे कनेक्ट करें। आपके वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सबसे कनेक्ट करें और हालचाल पूछे। जिंदगी का नियम यह है कि लॉजिक अगर आप यूज करने जाओ कुछ भी तो 10% ही काम आएगा। अगर रात में भर अंधेरे में आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपकी नजर वहीं तक जा सकती है जहां तक आपकी हेडलाइट हो, आपकी गाड़ी की लाइट हो। उससे आगे जब आप आगे जाओगे तब सरप्राइज निकलेगा। आप अगर 1 किलोमीटर के बाद कोई जानवर रोड क्रॉस करने वाला है, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? आप सिर्फ संभल के चल सकते हो, संभल के ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि आगे क्या रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये एक मैसेज कि ये समय चले जाएगा। अगर आप चाहे तो रोज उठ के ये कर सकते हैं, हाय भगवान क्या हो गया, हाय भगवान क्या हो गया, ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, रोज उठ के अच्छा नाश्ता बनाए, प्रार्थना आराधना करें, खेले, दोस्तों को याद करें, एंजॉय करें। आपके हाथ में है, बाहर से कोई भी एनर्जी आपके अंदर ये आके आपको नहीं कर पाएगी, आपके हाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 90% जो इमोशंस का जो फैक्टर है वो आप ही ड्राइव कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जुड़ी आपकी फैमिली रोज उठ के आपको परेशान देखती है। रोज उठ के आप जो व्हाट्सएप देख रहे हो उसमें आपका चेहरा डल देखती है। आपके घर वाले लोग आपके लिए ये शुक्रगुजार है कि आप घर में बैठ के किचन में अच्छा खाना बन रहा है, उसको अच्छी तरह परोसे, अच्छी तरह खाए और सेहतमंद रहे। लेकिन 90% चीजें हम उदास देखने की वजह से हम हर बंदे को नेगेटिव कर देते हैं। उस दरमियान अगर हमारा दोस्त कोई कॉल कर रहा है या हमारा चाहने वाला कॉल कर रहा है, सब में यही प्रॉब्लम है। दूसरी चीज नितिन जी ने जो कहा स्टाफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितने प्रोसेस टूटे फूटे हैं अपने शोरूम में, नितिन जी ने एनपीसी की बात की, बहुत अच्छी बात की। जितने टूटे फूटे प्रोसेसेस है, हमारे ऑर्डर फेल हो जा रहे हैं, हमारा कस्टमर वापस जा रहा है, हमारी वजह से हम ज्यादातर ओल्ड गोल्ड में हमको इश्यूज आता है, हमको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चैलेंजेस रोज आता है। उन चैलेंजेसों को ओवरकम करने के लिए हम आज क्या तैयारी करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस को एक्चुअली इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा समझने के लिए। हम हमारे बिजनेस को समझ ही नहीं पाए हैं। प्लीज समझिए, बिकॉज ये बिजनेस जैसे ही खुलेगा हम इतने बिजी हो जाएंगे कि ये पल याद भी नहीं कर पाएंगे, और हमारा वही बाइंग, हमारा वही सेलिंग, हमारी वही रोज की रूटीन लाइफ। बहुत लोगों को मैंने बहुत सारे सेमिनार में ऐसा सुना है कि गोल्ड रेट डाउन आ जाएगा क्या, कुछ गवर्नमेंट से हमको रिलीफ मिल सकता है क्या, हमारा सेल्स कैसे बढ़ेगा, हम कुछ स्टाफ लोगों को कम कर दें, हम हमारा शोरूम प्रॉपर क्वारंटाइन, हम हमारा शोरूम पूरा सैनिटाइजेशन करके रखे, कस्टमरों को बोले हम लोग दिवाली का सेल के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लीज इसका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रिपरेशन करवाइए, लेकिन ये चीजें
अब वो एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको आगे जाके काम आ सकती है। होलसेलरों के लिए ये स्पेशली अंडरस्टैंडिंग है कि अपने ज्वेलरी बास्केट को, अपने ज्वेलरी इन्वेंट्री को आज प्रॉफिट डिफाइन करके रखिए। इनफैक्ट आप 6 महीना पीछे चले जाइए और ये देखिए कि आपके पास किस टाइप का कस्टमर आ रहा था, किस टाइप का स्टॉक मांग रहे थे और कब कब मेरा कस्टमर वापस गया है। प्लस रिटेलर के लिए यह है कि बहुत सारे ऐसे ज्वेलर है जो क्रेडिट पे माल देते हैं। आपका क्रेडिट लिस्ट तैयार करवाइए। क्रेडिट लिस्ट तैयार करने के बाद आप लोग ये समझिए कि आपको उनको फोन नहीं करना है पेमेंट के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये याद रहे कि प्रॉपरली इसके बाद आप उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सके खुलने के बाद। बिकॉज खुलने के बाद जैसे ही आप बिजी हो जाते हैं ना, आप लोग के पास समय नहीं रहेगा, आप लोग के पास समय नहीं रहेगा। प्रेजेंट में मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर इतना एनर्जी डालिए। आपको बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं, जो एक इंडस्ट्री जिन्होंने अपने को सही समय पे ध्यान दिया, जिसको कहते हैं कैडबरी। इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई ज्वेलर ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने कैडबरी नहीं खाया हो। लास्ट 5 साल से कैडबरी मिठाई बन चुकी है। अगर आप कैडबरी की मार्केटिंग को देखेंगे तो जितनी भी मार्केटिंग हो रही है वो यही कह रही है कुछ मीठा हो जाए। आप लोग में से इतने ज्वेलर ऐसे हैं जो अपने स्टाफ को, अपने कस्टमरों को गिफ्ट में कैडबरी दे रहे हैं। इतने यंग जनरेशन जो कॉलेज गोइंग बॉयज है वो अपने फ्रेंड्स को कैडबरी दे रहे हैं। तो कैडबरी ने अपना गेम प्लान ही चेंज कर दिया। आप लोग आज भी यही वेट करते हैं कि मैं शोरूम में बैठूंगा, उसी तरह काम करूंगा, उसी तरह ग्रो होऊंगा, उसी तरह होगा तो नहीं होगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है तैयारी का। एक सिपाही को ले लीजिए जो देशभक्ति के लिए कुछ सैलरी के लिए, मेरे ख्याल से सिपाही का, एक आम सिपाही का सैलरी 25-50 हजार लाख रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं हो सकता, या 2 लाख रुपया महीने का। वो साल का 20 लाख रुपया बनाने के लिए अपनी जिंदगी, अपने लिए, अपनी जिंदगी, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कमिटेड सरहद पे रहता है। और ये नहीं कहता है कि एक वीक में अगर दुश्मन आएगा तो मारूंगा, नहीं तो जाके सो जाऊंगा, मेरे को उठा देना, मैं आके दुश्मन को मार दूंगा। एक महीने में आएगा तो मैं दुश्मन पे अटैक करूंगा, एक साल में आएगा, वो सालों साल लगातार वो गन पकड़ के ऐसे ही एक ही जगह ध्यान करता है और उस वक्त मौके का इंतजार करता है जब दुश्मन आए और वो चढ़ाई करे। उसका मतलब यह है वो हमेशा तैयार है ऑर्डर्स के लिए। आप अपनी टीम और अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि जब भी सही समय आए बड़ी छलांग हम मारेंगे। वो सुपर 30 का मूवी का डायलॉग है, इसका ऋतिक रोशन का, अपनी टीम के लिए जब भी समय आएगा सबसे बड़ी छलांग हम मारेंगे। ब्लैकबेरी जो फोन की कंपनी है उन्होंने जो गलती की, नोकिया जो कंपनी है उन्होंने जो गलती की, वो गलती आप मत कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग वो गलती मत कीजिए जो इन्होंने की है। आप लोग अपना गेम प्लान खुद बनाइए, अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए और उसका इंप्लीमेंटेशन आप खुद देखिए। स्टॉक आपका है, आप डिसाइड कीजिए आपका प्लान। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। 5 पांडव के सामने 100 कौरव। इनके साथ दिल में बैठे थे भगवान कृष्ण, जो गाइडेंस के लिए हमेशा सबके दिल में है। आप जो भी भगवान को मानते हो वो आपके दिल में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उसका मतलब पॉजिटिव माइंड आपके ऑलरेडी दिल में है। लेकिन हम ऑलवेज शकुनी मामा को एंटरटेन करते हैं। हमको बहुत मजा आता शकुनी मामा को तैयार करने में कि भांजे क्या हो रहा है, भांजे ये हो रहा है। प्रॉब्लम ये था शकुनी मामा सबको डर में रखता था और हमारे अंदर जो शकुनी मामा का जो डर बैठा हुआ है ना, उस शकुनी मामा को बाहर से फेंकिए, बाहर से फेंक।
पितामह भीष्म की बहुत कोशिश थी शकुनी को वहां से दूर करने की, बिकॉज वो देखते थे कि वही लड़ाई का कारण बने। और भगवान कृष्ण हमेशा उनको यही कहते थे, तुम्हारा कर्म डिसाइड करेगा। अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा हो सकता था, लेकिन फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है। आप लोग भी प्लीज फ्यूचर पे प्रिडिक्ट मत कीजिए, अगर मालूम नहीं है तो। इनमें से अगर कोई देवता है या कोई फ्यूचर देख पा रहा है तो प्लीज बोलिए, बट प्रिडिक्ट मत कीजिए, बिकॉज प्रिडिक्शन से आप दूसरे को डरा रहे हो। अगर आप किसी को खुश नहीं कर पाते, अगर आप किसी को हंसी नहीं दे पाते, प्लीज किसी को मत डराइए, बिकॉज किसी को डराना बहुत बड़ी गलती है लाइफ में। इस धरती पर 99.99% लोग दुर्योधन की तरह सोचते हैं कि मैं सब ले लूं, सब राजपाट मेरा, पैसा मेरा, दुनिया मेरी, मेरे गुलाम, मैं ये मैं वो सब ईगो के कारण होता है। देने का सीखिए भाइयों, देने का सीखिए, बिकॉज इसमें डर ही आपको प्रॉब्लम है। ये कोई आई थिंक ड्रिंक का है, डर के आगे जीत है, वो एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड है, डर के आगे जीत है। प्लीज भाई साहब, मेरे ज्वेलर भाइयों, मुझे आपको ये आधे घंटे या 20 मिनट में सिखाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है, बिकॉज मेरे को पहले सिखाने से पहले आपके अंदर जो डर है ना, वो निकालना बहुत जरूरी है, वो ग्लास खाली होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज आपके लिए 2 घंटा बैठ के पूरी मैनेजमेंट किताब खोल दूं, मेरे 17 साल के 14 देश के एक्सपीरियंस की किताब खोल दूं, फिर भी आप कुछ नहीं ले जा पाओगे। आप इनफैक्ट यहां पर जितने भी भाई जुड़े हैं, मैं सबसे चेहरे देखकर बता सकता हूं कि हम यहां सीखने के लिए नहीं बैठे हैं आज, हम सिर्फ यही देखने के लिए बैठे हैं कि हम जो डरे हुए हैं, प्लीज ये डर को दूर कीजिए, हमारे को ये कॉन्फिडेंस दिलाइए, खुलेगा बाद में बहुत अच्छा होगा, तो हम रिलैक्स है। ये सेशन खत्म करने के बाद घर पे भाभी जी को रिक्वेस्ट कीजिए, गरम गरम पकौड़े बनाए, कांदा प्याज वाले और आलू वाले, और चाय के साथ मजे लीजिए, बिकॉज बिजनेस ज्वेलरी इंडस्ट्री में गारंटेड बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, मैं श्योर हूं बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने अपनी लाइफ में वेट लॉस के लिए, मेरा 96 केजी वेट लॉस था आज से करीब 7-8 साल पहले। उस समय मैंने रियलाइज किया कि मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं था, एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि मेरा वेट लॉस होना चाहिए। जिस दिन मैं फील करना स्टार्ट किया कि सही में वेट बहुत सही से कम हो रहा है, मुझे फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद मैं कितना भी खाना खाता था, मेरे वेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज मेरा फीलिंग ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे भाइयों, आपका आज की तारीख में 90% जो कंट्रीब्यूशन अपने ज्वेलर भाइयों के अंदर जो आना है, वो फीलिंग है 90%। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, डर के कारण आप लोग जब शोरूम खुलता है, भाव को कचरा मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ज्वेलर हैं जिनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको पर्सनली मत लीजिए प्लीज। ये मैं पूरे इंडस्ट्री के हित में बोल रहा हूं कि जो लोग 90%, 88%, 85% या 50 रुपया मजदूरी, 75 रुपया मजदूरी, 100 रुपया मजदूरी, प्लीज मार्केट को कचरा मत कीजिए। मेरे ज्वेलर भाई, मार्केट को कचरा मत कीजिए। आपका एक जूता हश पपीस, सिंपल एग्जांपल, बिकॉज इसमें से बहुत सारे ऐसे ज्वेलर भाई है जो हश पपीस, प्लेयर, ये सब पहनते होंगे। हश पपीज और प्लेयर का एक जूता 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में होता है उसका एमआरपी प्राइस। आप लोग बता सकते हैं उसकी मेकिंग कितने में होगी? हार्डली 1,000 रुपया, 800 रुपया, 1,200 रुपया। उसका मार्जिन कितना हुआ? उसका मतलब ये लोग अपने सेल्समैन चार्जेस, मार्केटिंग चार्जेस, शोरूम का चार्जेस, सारे चार्जेस जोड़ने के बाद भी 50, 60, 70% प्रॉफिट कमाते हैं। आप ज्वेलर भाई जो लोगों के लिए जिंदगी सिक्योर करने का साधन, जो ज्वेलर भाई लोगों को लग्जरी स्टेटमेंट देने का साधन, ज्वेलरी, इतनी ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप बनाते हो, और आप 2%, 3%, 4%, 5% का धंधा कर रहे हैं।
अगर आप प्राइस तोड़ के धंधा करोगे, आप अच्छा स्टाफ नहीं रख पाओगे। 1 लाख रुपए वाला स्टाफ आपके शोरूम में अच्छा जो आपके बिजनेस को बढ़ा सके, वो कभी नहीं हायर कर पाओगे। दूसरी बात, आप अपने शोरूम को कभी भी अपने प्रॉफिट से रिनोवेट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट से रिनोवेट नहीं कर पाओगे, सामान गला के रिनोवेट कर पाओगे, अपने मुद्दल में से गला के रिनोवेट कर पाओगे। तीसरी चीज, आप अपने स्टाफ और अपने बच्चों को कभी भी हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज पाओगे अगर आप इनफ प्रॉफिट नहीं कमाते हो। मेरा एक ही लक्ष्य है ज्वेलरी भाइयों के लिए, इंडियन ज्वेलरी एसोसिएशन के लिए एक ही लक्ष्य है, नियंत्रण अर्जुन की तरह नेट प्रॉफिट पे ध्यान रखिए। नेट प्रॉफिट पे, खर्चे पे ध्यान मत रखिए। खर्चा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम खर्चा कम करने की बात नहीं कर रहे, स्टाफ कम करने की बात नहीं कर रहे। प्रॉफिट बढ़ाओ, नफा बढ़ाओ, कम से कम 12, 15, 20% प्रॉफिट पे काम कीजिए, तभी ये इंडस्ट्री का उद्धार होगा। और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आई जहां आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बंद रखना पड़ा, इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके पास इनफ कैश फ्लो होगा, इनफ प्रॉफिट होगा। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, सामाजिक काम में आपके पास सबसे ज्यादा योगदान देने वाली ताकत होगी, और देश का उद्धार करने के लिए आप वो पहली इंडस्ट्री होगी जो सबसे ज्यादा टैक्स भर सके, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को आगे ले जा सके। मेरा यही निवेदन है सबसे, प्लीज प्लीज मैन्युफैक्चरर को 1%, 2%, 3% ज्यादा, प्राइस से ज्यादा उनकी क्राफ्टमैनशिप का प्राइस दीजिए, सामने से दीजिए। और कस्टमर दे रहा है आपको, कस्टमर आपको प्यार से पैसा दे रहा है, आप अपना मार्केट खराब कर रहे हो। होलसेलरों को और कस्टमरों को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंस्पायर कीजिए कि आप ये माल बनाइए, मैं 1000 रुपया नहीं 2000 रुपया ग्राम में माल बेचूंगा, 3000 रुपया ग्राम में माल बेचूंगा। जब तनिष्क ये बेच पाता है, टिफनीज ये बेच पाता है, तो आप क्यों नहीं बेच पाते? टिफनीज का मैंने अपना एग्जांपल दिया था। आप लोग जब 1 कैरेट का सॉलिटेयर, वीवीएस अच्छी क्वालिटी का सॉलिटेयर 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए में मुश्किल से बेच सकते हैं, मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के बहन जी करके इतनी गोलियां देके बेच सकते हैं। और टिफनीज का सॉलिटेयर 22 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में 1 कैरेट सॉलिटेयर शुरू होता है उसका प्राइस, और वो हक से बेचता है, कहता है टिफनीज ले रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आप लोग अपनी क्राफ्टमैनशिप का, जो बंगाली भाई और जितने महाराष्ट्रन, मराठी और जो भी कारीगर भाई जिनके हाथ क्राफ्टमैनशिप से, कारीगरी से बने हुए हैं, उनको उसका 10 गुना मोल दीजिए। अगर उसका प्राइस काटने की बारी आई, उसके मार्जिन में से या उसके वेस्टेज में से अगर प्राइस काटने की बारी आई, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव साइन है, और हम सब के लिए ये टाइटैनिक डूबती हुई दिखेगी। आप लोगों के हाथ में है इस टाइटैनिक को आगे बढ़ाना है या टाइटैनिक को पीछे बढ़ाना है। आप लोग मिनिमम साल का 30% अगर आरओआई नहीं निकालते हो, मिनिमम साल का 30% आरओआई नहीं कमाते हो, आप पैसे नहीं बना रहे। बिकॉज 9 से 12% तो आप सीसी को दे देते हो, आपका ब्याज दे देते हो, प्लस आपके एक्सपेंसिव शोरूम मार्केटिंग कॉस्ट, आपके पास फाइनली बचेगा ही 12%। अगर साल का 12 से 15% आप शोरूम में प्रॉफिट कमा के वापिस लाना है, कहीं और अपना पैसा प्रॉफिट डाइवर्ट नहीं करना है, प्लीज थंब रूल बनाइए। पहले 5 साल तक आप अपने शोरूम का, जब तक आप बड़े शोरूम ना बन पाओ, बड़ा नाम, राइट स्टॉक इन्वेंट्री, अच्छा शोरूम जहां आपका बेटा सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग जाके नहा धो के आपसे पहले शोरूम में पहुंच जाए चाबी लेके, जब तक ये शोरूम ऐसा ना बना पाओ, 1 रुपया अपने शोरूम में से निकाल के कहीं पर भी वेस्ट का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं पर भी मत कीजिए। अपने शोरूम को प्रॉपर एक्सपांड कीजिए, ब्यूटीफुल बनाइए, आपका स्टाफ इंजॉय करता हो, आपका कस्टमर इंजॉय करता हो, आपका बच्चा इंजॉय करता हो। दूसरी चीज, मैं माफी चाहता हूं, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, ऑलरेडी मैं 40 मिनट से ऊपर ले चुका हूं, लेकिन मुझे मजा आ रहा है
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके शोरूम में, इंडिया के 90% ज्वेलरी शोरूम में स्टाफ वरीड, टेंशन, नेगेटिव रहता है। उसका कारण यह है कि आपके स्टाफ में, जब आपके शोरूम में जो खूबसूरत एयर कंडीशन शोरूम में जब वो रहता है, अच्छी चाय पीता है, मजे से कल्चर में रहता है, करोड़पति कस्टमरों से मिलता है, तब उसे लगता है उसका रियल इंपॉर्टेंस। बट जब वो घर जाता है जहां उसके घर में एयर कंडीशन नहीं है, पंखा चल रहा है, मे भी गरीबी भी हो सकती है, उस कंडीशन में वो अपनी रियलिटी में पहुंचता है। और वहां जब वो नेगेटिविटी लेके घर जाता है, वो सुबह फिर वो नेगेटिविटी लेके शोरूम में आता है। और वो शोरूम में, उस शोरूम की जो एनर्जी, जो सॉलिड एनर्जी होती है, उस एनर्जी को प्रॉपर ड्राइव नहीं कर पाता। उसकी वजह से नेगेटिविटी होती है। आपकी जिम्मेदारी है, आपके मैनेजर की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है कि आपकी पूरी टीम को फुल्ली मोटिवेटेड रखे और पॉजिटिव रखे। और जब वहां है, उसको पैसा तो अच्छा दे, लेकिन बहुत सारा ज्ञान दे। आप भी ज्ञान कमाए, लिमिटेड ज्ञान नहीं, ज्ञान दे उसको। गोल्ड के बारे में नॉलेज दे, सिल्वर के बारे में नॉलेज दे, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे, क्राफ्टमैनशिप के बारे में नॉलेज दे, उस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस सिखाए, मार्केट के बारे में नॉलेज दे। जितना नॉलेज आप दे पाओगे, आपके सारे स्टाफ वॉरियर्स होने चाहिए, उस सिपाही की तरह होने चाहिए जो काउंटर के अंदर बैठे गन लेके, जब कस्टमर आए तो सही निशाना लगे और धार करके गिर जाए। इतना मजा आना चाहिए आपके शोरूम में स्टाफ को कि अभी नेक्स्ट मेरा टर्न है, उतनी तैयारी में रहे और इतने मजे से इमोशनली रहे। आप अपने स्टाफ से जब इमोशनली जुड़ोगे, वो अपनी नेगेटिविटी को प्योरली ओवरकम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है, अपने नेट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने स्टाफ पे नियंत्रण ध्यान रखिए। इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका डिस्कशन मेरे पास समय मिलते जाए, लेकिन वो डिस्कशन खत्म नहीं होगा। मेरे आज के मॉर्निंग सेशन में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। जिनको भी उसका रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग आपको भिजवा दूंगा प्लीज। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ही के हाथ में आपकी लगान है, आप ही के हाथ में आपकी लगान है जो इसको आगे बढ़ा सकती है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9959559903। प्लीज लिखिए, मेरा नंबर है 9959559903। शबीर वसाया, हैदराबाद। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा लगता है कि आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं मैं, प्लीज मुझे आपका शोरूम का नाम, आपका नाम, एरिया और एक छोटा सा मैसेज डालिए। लंबे लंबे व्हाट्सएप मत भिजाइए, मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूं, बिकॉज मैं व्हाट्सएप में बहुत लेजी हूं। आज सुबह के सेशन के बाद मेरे पास 750 व्हाट्सएप आए, मैं 50 मुश्किल से देख पाया। सो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोग से, मेरी ये रिक्वेस्ट है। भरत भाई आप है साथ में? हाँ हूँ मैं साथ में, मेरा चालू करिए। जी जी, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है भाइयों से, आपको कोई भी दिक्कत है, अगर कहीं कंफ्यूज है तो प्लीज मुझे सवाल भेजिए, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। इससे आगे भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आप लोग के लिए खड़ा हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मैं भरत भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आपने। शबीर भाई जी भरत भाई जी। हाँ, सबसे पहले हेलो आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है भरत भाई, आ रहा है। सबसे पहले बहुत कम समय में यानी कि शबीर भाई आपने बताया था कि हमने करीबन 4-5 दिन पहले शुरुआत की थी, मगर ये कोल्हापुर के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस न होने की वजह से बहुत कम समय, यानी आज में 1:30 बजे लिंक अपने को मिला है और उसके बाद में सबको आगे स्प्लिट किया। मगर बहुत ही मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमको देकर बस ये इतने कंक्लूडिंग इतना है कि ये जो समय अपने पास बहुत ही कम था, मगर जो भी कम समय में आपने जो बातें बताई है वो हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के सराप और सुवर्णकार भाइयों के लिए निश्चित रूप से काम आएंगी। साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ
कि आपने जो भी बात बताई है उसके अंदर मेरे शराब सुवर्णकार भाइयों की भी मेरी विनंती है कि आपने जो बताया कि अपन एक मेक को खराब बोलते हैं तो पूरी अपनी इंडस्ट्रीज खराब हो जाती है. तो मित्रांनो, कुणीही अशा पद्धतीचं मार्केटिंग करू नका की आपण आपल्याच सुवर्णकार बंधूला, आपल्याच भावाला आपण काहीतरी हा असा करतो तसा करतो असं म्हणून आपली ज्वेलरी इंडस्ट्रीज खराब होते. तर अशा कुठल्याही पद्धतीनं आपला व्यवसाय करू नका. आपल्या व्यवसायामध्ये यस, तो अपना अपने बिजनेस के ऊपर अपने ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम अपन काम करें, मैं ऑफिस में बैठा हूँ और वो मेरा काम चलता रहेगा. तो बहुत ही छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ी सबसे पहली बात ये है कि पूरा समय अपन जितना अपने बिजनेस के ऊपर अपन प्रेम कर सकते हैं उतना प्रेम करना चाहिए, ताकि अपन अपने शोरूम के ऊपर ध्यान दे, अपने पेड़ी के ऊपर ध्यान दे, अपना बहुत सारा टाइम, क्योंकि अभी जो मंदी का दौर है, शबीर भाई बता रहे हैं कि 100% चीजें तो कुछ समझ में भी नहीं आती. मतलब अभी देखो मारुति, हीरो होंडा सब बंद है, उसके बाद में 100 रुपए बढ़ जाते हैं, 400 रुपए बढ़ जाते हैं, तो क्या है मतलब. हाँ, तो नितिन भाई वही है कि तो 100% अपन अपने बिजनेस के ऊपर प्रेम करें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्लानिंग के ऊपर दे, अपने स्टाफ के ऊपर दे. और आप दोनों ने इतना बड़ा सहयोग हमारे कोल्हापुर जिला शराब संघ संलग्न कोल्हापुर शराब व्यापारी संघ को दिया है कि आज इतना बड़ा इवेंट हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कम समय में होगा. मगर नितिन भाई और शबीर भाई, आप दोनों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ. और वापस समझो हमारे इधर से कोई मैसेज आए और किसी ने बताया कि एक बार और वापस आगे का सेक्शन इसमें से थोड़ा और एडिशनल करके कर सकते हो, तो प्लीज आप मुझे सम्मति दीजिए, तो मैं इस हिसाब से प्रयत्न करूंगा. थैंक यू वेरी मच.